देखो बेटा फिर लिखो पुत्रों, नेक्स्ट टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। है हाँ, ये कल भी छुट्टी है, मैनू 2 छुट्टियां, फिर कल भी देख लांगे कितने। ਤੁਹਾਡੀ भी है, तेरी क्या? अच्छा है, वो कर ली। अच्छा चलो लिखो तो सही अज। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। सो देखो पुत्र, मोटे तौर पे जी गल है ना इस टॉपिक की, वो की है कि थानू ये पता होना चाहिए जदों भी किसी सर्किट दे विच इलैक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, ठीक है, तो असी की देखते हैं, हीट पैदा होंदी है। मतलब जिन्ने भी इलैक्ट्रिकल डिवाइसिस है, तो जिन्ने भी इलैक्ट्रिकल डिवाइसिस है उन्होंने जो भी करंट पास होंदा ना वो गर्म हो जाते हैं। कई जगह दे उत्ते तां असी इस चीज़ का फायदा लेने आ भी, जिस तरह इलैक्ट्रिक प्रैस है वो इसे ही फायदे चो निकली है साडे लई भी। इलैक्ट्रिक प्रैस के अंदर जो रजिस्टर है वो गर्म होने करके, है ना, इलैक्ट्रिक गीजर है, इलैक्ट्रिक कैटल है, तो ये हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड डिवाइसिस है। या जिहड़ा बल्ब है, हुण अजकल तो एलईडी आ गया ना, वो नहीं मैं गल कर रहा, या पहला PFL वो वाले नहीं, फिलामेंट वाले बल्ब जिहड़े है ना, वो भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड है। हुण कंसैप्ट बेसिकली ये है कि जिसका आप स्टार्टिंग दे विच मैटल का मॉडल पेश किया सीगा कि जदों किसी भी रजिस्टर के थ्रू, किसी भी मैटल के थ्रू करंट फ्लो करता वा, तो जिहड़े फ्री चार्जिज है वो मैटल के अंदर इलैक्ट्रिक फील्ड करके एक्सलरेट होंदे है, स्पीड अप होंदे है। पर उन्हां दे रस्ते दे विच जदों आयन्स आ जाते हैं, फिक्स आयन्स, तो जो उन्होंने आयन्स के नाल टकराते हैं की हुंदा, वो रुक जाते हैं। तो जो एक्सलरेटेड चार्जिज है वो टक्कर तो बाद रीस्टार्ट होंगे एक तरह नाल। तो उन्होंने जिन्नी क एनर्जी गेन की है, काइनेटिक एनर्जी, वो सारी हीट च कन्वर्ट हो जाती, थर्मल एनर्जी कह दें आप। तो जदों भी किसी रजिस्टर के थ्रू करंट पास करेगा तो वो रजिस्टर जो है दैट गेट्स हीटेड अप, वो गर्म हो जाता, ठीक है। तो उस रजिस्टर च कितनी हीट पैदा हुई है उसके बारे हुण आपां बेसिक फार्मूला की समझना। हुण देखियो
ਹੁਣ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਨਰਲ ਕਰਨ ਐਡੀ ਵਾਰੀ ਵਾਇਸ ਕਰ ਲਈ 3 ਵਾਰੀ ਹਾਂ ਪਾਪਾ ਦਾ ਫੋਨ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੈਟਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਸੋਰਸ ਆਫ ਈਐਮਐਫ ਹੈ तो ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸੈੱਲ ਔਰ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਔਰ ਬੈਟਰੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਟੈਡੀ ਕਰੰਟ ਬਾਰੇ ਤੇ ਸਟੈਡੀ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸੈੱਲ ਜਾਂ ਬੈਟਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮੈਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈੱਲ कह लो बैटरी कह लो तो ਇਹਦਾ EMF भी होएगा और ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ इंटरनल रेजिस्टेंस भी मान ली मतलब ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਹੈ ਜੇ ਆਈਡੀਅਲ ਸੈੱਲ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ R ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 0 ਛੋਟਾ r 0 ਹੋ ਜੂ ਤੇ ਜੇ ਰੀਅਲ ਸੈੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਲ r ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੂਗਾ तो ਹੁਣ ਆ ਪੁੱਤਰ ਸਰਕਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ करंट फ्लो करेगा मान लो ये सर्किट से करंट फ्लो करन लगा हुन इस करंट के कारण जो है इस रेजिस्टर की पैदा हो हीट पैदा हो ठीक है पर सिर्फ इतनी नहीं पैदा हो करंट जेड़े जेड़े रेजिस्टर चो लंघ के जाऊगा उसके उत्ते हीट पैदा करे ठीक होई गल तो इत्थे भी हीट पैदा हो सेल दे अंदर भी पैदा हो क्योंकि सेल दी भी रेजिस्टेंस है अपनी रेजिस्टेंस इत्थे भी पैदा हो तो आएगा करंट है इधर पे चल रहा है तो फिर रेजिस्टेंस ही होएगी सिर्फ रेजिस्टर तो ਜਦੋਂ ਵੀ करंट रेजिस्टर ਚ पास करेगा रेजिस्टर ਚ हीट पैदा हो ठीक है कितनी पैदा होएगी तो ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੂਲਸ ਲਾਅ ਆਫ ਹੀਟਿੰਗ ਉਧਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਰਕਟ ਬਣਾ ਲਓ ਇੱਧਰ ਅਲੱਗ ਪੇਜ ਤੇ ਜੂਲਸ ਲਾਅ ਆਫ ਹੀਟਿੰਗ ਲਿਖ ਲਓ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨਾਲ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ छोटा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है ਜਿਹੜਾ ਜੂਲਸ ਲਾਅ ਆਫ ਹੀਟਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट है दूसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस है ते तीसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम है टाइम पे भी डिपेंड करेगा ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੀਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ तो on combining की बन जू I square RT प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा के ਆਪਾਂ कांस्टेंट ऑफ
स्टैटिक करंट की वैल्यू है ना, आर की है एक्सटर्नल नहीं, जेड़े रजिस्टर ते तुसी हीट कढनी है वो ओदी रेजिस्टेंस ते टी की है टाइम, ठीक है। जितने टाइम ली हुन 5 मिनट च कितनी हीट पैदा हुई, 10 मिनट च कितनी हुई, 1 घंटे च कितनी हीट हुई, वो टाइम है। पर एक गल तुहानू क्लियर है कि देखो करंट दा एसआई यूनिट हुंदा एम्पीयर, रेजिस्टेंस दा ओम ते टाइम दा सेकंड। मतलब जो ये फार्मूला यूज करना ना तो आप टाइम को प्रेफरेबली सेकंड च लेने हैं ताकि आंसर जूल जा सके, ठीक है। पर नाल फिर अगली गल देखो होंदा की है, कई बारी जो न्यूमेरिकल आंदा ना, जिहड़ी हीट है, हीट दा एसआई यूनिट दा जूल है, पर हीट का प्रैक्टिकल यूनिट कैलोरी भी है। तो कई बार वो की करते हैं भी तुहानू हीट दी वैल्यू कैलोरी च कड्ढण नू कहते हैं या हीट दी वैल्यू कैलोरी च दित्ती हुंदी है। तो पहला न्यूमेरिकल च सॉल्व करने लिए तुहानू पता होना चाहिए कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू, समझ गए। हम मान लो मैंने न्यूमेरिकल च हीट दी है कैलोरी च, तो मैं वो पहला जूल च कन्वर्ट कर लेनी, ते जे मैं आ फार्मूला लगाया पुत्र ते मेरी हीट आ जानी जूल च। जे मैं करंट एम्पीयर चलावांगा, रेजिस्टेंस ओम चलावांगा ते टाइम सेकंड चलावांगा, तो उस जूल नू कैलोरी च कन्वर्ट करने लिए फिर मैं आ रिलेशन यूज करना। तो ये बड़ियां बेसिक गल्लां हैं, समझ होनी चाहिए। अच्छा हुण ध्यान नाल गल सुनियो, जे ਆਪਾਂ इस डायग्राम चाहिए तो इत्थे मान लो ਆਪਾਂ टी टाइम की हीट कढनी है तो इत्थे कितनी हीट पैदा हुई, कितनी हीट पैदा हुई, आई इत्थे कितनी हीट पैदा हुई। हुण ये टोटल हीट आई कित्थों है, अगला क्वेश्चन ये कोलिजन तो आई है, कोलिजन तो आई है, कोई शक नहीं। कोलिजन ने की किया, जेडे फ्री चार्जेस दी काइनेटिक एनर्जी है उन्होंने हीट च कन्वर्ट करता है ना। पर एक एनर्जी आई कित्थों है, सेल ने वर्क किया। हुण सेल तुहानू पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, आप जो डेफिनेशन दी नहीं सी ईएमएफ की, ईएमएफ की डेफिनेशन की होंदी वर्क डन बाय बैटरी और बस वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन नहीं है कला, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, समझ आई गल। तो हुण गल नूं समझो, तो ईएमएफ की डेफिनेशन है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तब फिर वर्क डन कितना हो गया, चार्ज इनटू ईएमएफ। हुण इत्थे ई फिर गल होई है वे नहीं क्यू ई फोर्स नहीं है, इत्थे ई मतलब ईएमएफ है, लिख लिया करो जे कोई कंफ्यूजन है भी इत्थे ईएमएफ दा सिंबल ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड ना समझी जाइयो, फोर्स फोर्स करी जाइयो, है ना। इत्थे गड़बड़ हुंदी बस कांसेप्ट। अच्छा हुण आ जिहड़ी सर्किट दे विच हीट पैदा हुई है टोटल, ये कित्थों आई है, जेड़ा वर्क कीता वा किने, सेल ने, सेल दा मतलब सोर्स ऑफ ईएमएफ ने, वो वर्क डन कितना कीता, क्यूई, इतना लिखना ना। अच्छा हुण आ जिहड़ा सोर्स ने वर्क कीता, वो वर्क दे लई एनर्जी कित्थों आई, सेल दे अंदर जिहड़ा केमिकल रिएक्शन नहीं होया उत्थों आई है। ਇਹਦਾ मतलब आप पता की कह सकते हैं, ध्यान नाल गल सुनियो, इत्थे इक्को ही आट, तो QE जिथे Q चार्ज है तो E ईएमएफ है, ये वर्क डन बाय सेल भी कह सकते हैं, वर्क डन बाय सोर्स ऑफ ईएमएफ भी कह सकते हैं, एनर्जी सप्लाइड टू द सर्किट बाय ईएमएफ भी कह सकते हैं।
मान लो आज तो बाद किसी क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ એનર્ਜੀ ਸਪਲਾਈਡ ਬਾय ਸੈਲ ਟੂ ਦਾ ਸਰਕਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਰਜ ਇਨਟੂ ਈਐਮਐਫ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰੰਟ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਟੈਡੀ ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਟ ਸਟੈਡੀ ਕਰੰਟ ਲਈ आई ਕੀ ਹੁੰਦਾ q पता क्यों क्योंकि वैसे आई ਹੁੰਦਾ dq by dt है ना dq by dt ਤਾਂ dq ਹੋ ਗਿਆ ਪੁੱਤ I dt ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਲੱਭਣਾ ਤਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟੈਡੀ ਕਰੰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕਰੰਟ तो कांस्टेंट करंट इंटीग्रेशन जो बाहर आ जाओ द q is equal to I है ना की मतलब भी ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ q ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ I लिख सकते हैं ठीक होई गल तो हुणे तो एक और गल किहड़ी सिख लई तुसीं भी जे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਕੂਲੇਟ એનર્ਜੀ ਸਪਲਾਈਡ ਬਾਈ ਸੈਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈਐਮਐਫ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈਐਮਐਫ ਕਰੰਟ ਤੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲ है ना समझ आई क्लियर है आगे हीट प्रोड्यूस्ड इन रेजिस्टर है ना ये एक्सटर्नल रेजिस्टर क्या है ये इंटरनल है ठीक होई गल चलिए आगे हुन अगला स्टेप देखो जरा है भी कटते हैं आराम ना सारे एक एक करके सुने ना मतलब ये ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਸੈਲ ਮਤਲਬ ਸੋਰਸ ਆਫ ਈਐਮਐਫ ਨੇ ਸਰਕਟ ਚ ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿੰਨਾ ਵਰਕ ਡਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਸੈਲ ਦਾ ਈਐਮਐਫ करंट ते टाइम तिन्हां नूं मल्टीप्लाई करांगा है ना जे मैनूं कोई कहे कि रजिस्टर च कितनी हीट पैदा हुई मैं उस रजिस्टर च फ्लो हो रहा करंट दा स्केयर उस रजिस्टर की रेजिस्टेंस ते टाइम नूं मल्टीप्लाई करांगा ये गल्लां सीख लईआं आपां है ना ये सीगा टोटल एनर्जी टोटल हीट बारे हुण इधर आओ जे आपां दोनों साइड्स ते टी कट दईए और इतना नहीं बन गया है ना एक्चुअली इधर देखो एक स्टेप और पढ़ लो कोई गल आ देखो आप इधर कर दीजिए इधर भी लिख दीजिए कोई फर्क पिया टी कट हो जू आप कटिया नहीं क्यों नहीं कटिया सिर्फ इस गल को समझने लिए कुछ देखो एनर्जी पर यूनिट टाइम को कहते हैं पावर ठीक है अब हम टी काट रहे हो इसका मतलब कल्ला ई आई की है पावर इलेक्ट्रिक पावर सप्लाइड बाय सेल टेक्निकली समझियो तो अगर मैनू कोई कहे अज तो बाद भी इलैक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक पावर सप्लाइड बाय सेल कैलकुलेट करो, मैं केड़ा फार्मूला यूज करूंगा, ईएमएफ ते करंट, भी सेल दा टोटल ईएमएफ ते टोटल करंट सप्लाइड है ना। ते दूजी तरफ आ कौन है, ये भी तो पावर ही है, क्यों, क्योंकि पावर इज इक्वल टू पावर प्लस पावर, लाइक क्वांटिटीज ऐड होके वही आंसर आता ना। ਇਹਦਾ मतलब ਆ ਕਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਨੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੀਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। तो लिख लो आ ਕੀ ਹੈ, इलेक्ट्रिक power consumed in the form of heat produced per second। ठीक होई गल, ਹੁਣ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਰਾਜ ਤੇ, तो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। i ਵੀ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, है ना। तो ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, कि नहीं। आ जेड़ा सर्किट है, इस सर्किट की टोटल ईएमएफ कितनी है, ई। टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितनी है, कैपिटल आर। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ते टोटल रेजिस्टेंस, ते आप कहंदे नहीं है शुरू च भी टोटल करंट होंदा टोटल ईएमएफ ओवर टोटल रेजिस्टेंस, वो एक्चुअली कित्थों आया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो। मतलब जितनी एनर्जी सेल ने हीट अपना सर्किट को सप्लाई की थी तो वो हीट च कन्वर्ट हो गई है ना, कंजर्व रही, तो उतों निकलिया है ना। मतलब आज जी एक्सप्रेशन है, जे मैनू आज तो बाद कोई पूछे भी I इज इक्वल टू टोटल करंट टोटल ईएमएफ ओवर टोटल रेजिस्टेंस ही क्यों होंदा, वो कादे ते बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब सारा काम एनर्जी कंजर्व ते ही है। अच्छा ये गल्लां लग गईयां समझ, पर हुण उस तो भी इंपॉर्टेंट गल देखो, ये सारे एक्सप्रेशंस कर ले ना नोट। हुण इत्थे जेडे सारे एक्सप्रेशंस आपां जेडे नोट कीते है, उन्हें मैं हम तुहाडे सामने अलग अलग करके उहदे फार्मूलाज लिखन लगा। मतलब एक है वर्क डन बाय सेल,
ਜਿਵੇਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਆਪਾਂ I square RT ਇਹੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ ਪੁੱਤ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਹੈ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀਟ ਹੈ ਬਟ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈ ਬਲਬ मतलब जितनी एनर्जी कंज्यूम की बल्ब ने है ना एमिट की है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਆਊਗਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਸੁਣੋ ਸਾਨੂੰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਲਬ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਲਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੀਟ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਈਟ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀਟ ਪਲੱਸ ਲਾਈਟ એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਬਾਈ ਬਲਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੱਸੋ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀਟ ਪਲੱਸ ਲਾਈਟ એનર્ਜੀ ਹੈ ਬਟ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੀਟ ਹੀ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮ ਚ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੀਟ ਹੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਹੀਟ ਕੱਢਣੀ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਲਾਈਟ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਲਬ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਚ ਕਵੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦਾ ਟੋਟਲ ਹੀਟ ਪਲੱਸ ਲਾਈਟ એનર્ਜੀ ਐਮਿਟਡ ਬਾਈ ਬਲਬ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ H ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਵਾ, I square RT ਵਾਲਾ ਹੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਧਰ ਆਓ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆ ਕੌਣ ਹੈ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ I ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ करंट है ना। पर एक गल समझ जाओ ਜਦੋਂ भी रजिस्टर के थ्रू करंट फ्लो करेगा तो रजिस्टर के दोनों एंड्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ पोटेंशियल डिफरेंस। ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ रजिस्टर ਚ ਤਾਂ रजिस्टर ਦੇ दोनों एंड्स ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ पोटेंशियल डिफरेंस। किस एंड ਦਾ पोटेंशियल हायर होएगा केदा लोअर दसिया जी ये जो पॉजिटिव वाला से जाएगा वो हाई वोल्टेज वाला तो करंट की डायरेक्शन हमेशा हायर टू हाँ। तो अगर आप कहिए भी आ जेड़ा रेजिस्टर है इसका पोटेंशियल डिफरेंस है V की है केदा रेजिस्टर दा ਕਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਦਾ ਜਿਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ R ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕਰੰਟ I ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ V IR ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। तो अगर मैं इथे I की वैल्यू पुट करा H की बन गया आगे बन गया तो मैं की सीखिया हूं जे मैं हीट प्रोड्यूस जितने रजिस्टर कटनी है तो जे ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ रजिस्टर ਦੀ रेजिस्टेंस टाइम ਤੇ रजिस्टर ਚ फ्लो कर रहा करंट पता ਤਾਂ मैं H ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰ I square RT। पर जे मैनू रजिस्टर ਦੀ करंट नहीं पता पर पोटेंशियल डिफरेंस पता रजिस्टर ਦੇ क्रॉस फिर मैं V square by R into T ये कर लेंगे है ना। अच्छा समझ आई गल। और अगर इधर देखियो हुण आ जेड़ा फार्मूला है V is equal to IR तो अगर मैं R की वैल्यू पुट करता इथे I square इथों R की वैल्यू V over I देख सकते हैं है ना। तो H की वैल्यू VIT की पता लगा। तो किसी भी रजिस्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਹੀਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ
सिलेक्ट करना वा ना वो सोचना पएगा वो सिचुएशन दसेगी तुहानू कर सकते हो ना ठीक है ना अच्छा ये सीगी हीट प्रोड्यूस्ड इन ए रेजिस्टर हुण लिखो हीट प्रोड्यूस्ड पर सेकंड in a resistor heat produced per second in a resistor कितना कटोगे टाइम नाल डिवाइड कर लोगे heat produced per second in a resistor और electric power consumed by resistor electric power consumed या produced in a resistor कह लो electric power produced in a resistor है ना तो आ है उत्तर ये सीगी पावर सप्लाइड बाय द सेल है ना वो है पावर कंज्यूम्ड या एमिटेड प्रोड्यूस्ड तो है ना वो की वैल्यू पावर कंज्यूम्ड h/t हो जो h/t मतलब I स्क्वायर r या v स्क्वायर बाय r या vi कोई भी रेजिस्टर कितनी पावर कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी खर्च करता वा पर सेकंड ओदा फार्मूला बन गया ठीक है पता लग गया अच्छा जिहड़ी हीट है या एनर्जी है ਉਹਦਾ SI यूनिट की है जूल ਤੇ जूल और कैलोरी ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ SI यूनिट ਕੀ ਹੁੰਦਾ वाट ਹੁੰਦਾ ठीक है तो ਹੁਣ समझ आई है ना गल ਹੁਣ दोबारा देखियो मुद्दे दे बारे H की है हीट प्रोड्यूस्ड इन ए रेजिस्टर भी है या इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड बाय रेजिस्टर भी है ना या इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन ए रेजिस्टर कह लो प्रोड्यूस तो नहीं कहांगे आप एक्चुअली कंज्यूम्ड ही है ना बट कई बार इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन रेजिस्टर कह दे तो भी वो एच ही है ठीक हुण इत्थे रिलेशन लिखियो हेल्प देखो रिलेशन बिटवीन हेडिंग बना लो ना ये सारे छोटे छोटे हेडिंग्स जेडे है ये अपन इलेक्ट्रिक रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पावर एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी consumed by resistor है ना जे कल्ला इलेक्ट्रिक एनर्जी का कंसेप्ट है वो आही है H वाला वा इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड बाय रेजिस्टर मतलब हीट प्रोड्यूस्ड एनर्जी और हीट दे विच भी हीट प्लस लाइट एनर्जी भी हो सकती है ते आ पावर हुन तुसी दोनों का रिलेशन इथों बनना होगा आ है इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड ते H की है इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड हीट कह सकते हैं की बन गया फिर PC इज इक्वल टू H/T H की बन गया H की बन गया
पावर इनटू टाइम। मतलब H ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਫਾਰਮੂਲਾਸ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ? I square RT V IT ਤੇ ਚੌਥਾ है ना कि जितनी इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम कर रहा वा रजिस्टर इनटू टाइम उतों भी कट सकते कि कोई गल उतों आ गया कि नहीं? इलेक्ट्रिक पीसी कितनी है आई स्क्वायर आर या बी स्क्वायर बाय आर उतों ही आएगा बेसिकली। चार कह लो या एक ही कह लो वो तो बाहर निकल आए गल्लां है ना घुमा फिरा के वही है जरा हुण पुत्र वो लिखो तो हुण तुसी डिस्टिंग्विश की करना वा जे दा थानू कवे इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाइड बाय सेल फिर केड़ा फार्मूला यूज करना? इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाइड बाय सेल इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाइड बाय सेल EQ या EIT। वैसे तो EIT प्रेफर करियो क्योंकि Q तो दिता नहीं होना करंट दिता होना ना। दूजा जे इलेक्ट्रिक पावर सप्लाइड बाय सेल है ना हाँ E की है हाँ ते जियो कवे इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड बाय रेजिस्टर I स्क्वायर R या हाँ तो यहाँ VI है ना। तो कहने का मतलब ये अलग अलग कंडीशन के फार्मूलास याद रखने पैने हैं। नेक्स्ट पॉइंट की है देखो ਇਹਦਾ SI यूनिट की होना वाट ਇਹਦਾ सेकंड ठीक है। तो ਇਹਦਾ SI होएगा जूल तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 वाट सेकंड होगी गल ਇਹਦਾ हो गई। पर हुण इधर आओ जे ਤੁਹਾਨੂੰ पावर का यूनिट दिता होया किलोवाट ते टाइम का यूनिट दिता होया आवर ता इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूनिट की हो गया किलो वाट पीसी का यूनिट की दसिया मैं तुहानू किलोवाट ते टाइम का अगर आवर है तो आपां पावर का यूनिट किलोवाट वरत रहे हैं ते टाइम का आवर वरत रहे हैं तो फिर एनर्जी का यूनिट की होएगा किलोवाट किलो जूल कितना हो जू किलोवाट आवर ही होएगा। समझ गए कि नहीं? अगर इधर किलोवाट है इधर आवर है तो इनका का प्रोडक्ट की हो गया फिर किलोवाट आवर किदा यूनिट है फिर हीट दा एनर्जी दा किलोवाट आवर एनर्जी का यूनिट है। और ये यूनिट पता केड़ा कमर्शियल यूनिट है। कमर्शियल यूनिट समझ गए हैं की होना ना जेडे मीटर नहीं लगे इलेक्ट्रिक आप कहने नहीं भी कितने यूनिट का बिल आया तो एक यूनिट का मतलब 1 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम हुई है ठीक है। और 1 किलोवाट आवर जी एनर्जी है इनू जूल च कन्वर्ट करने लिए की कर सकते हैं किलो की जगह आ गया 1000 वाट की जगह इतों आ जाना 1 जूल पर सेकेंड और आवर की जगह आ गया 3600 सेकेंड तो ये बन जाना 3.6 into 10⁶ जूल।
पता लग गया भी? अच्छा, हुन लिखो हेडिंग प्रूफ ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। प्रूफ ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का प्रूफ की है, देखो सुन लो। जूल्स लॉ का रिजल्ट की सी आया आरटी। तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆ ਡਰਾ ਕਰੋ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ इस रजिस्टर के थ्रू फ्लो करने वाला करंट है आई और एक करंट कितने टाइम लिए फ्लो कर रहा फॉर टाइम टी। तो कंसीडर करो एक रजिस्टर जिहदी रेजिस्टेंस है आर, जिहदे थ्रू करंट फ्लो कर रहा आई, स्टैडी करंट आई कितने टाइम ली टी टाइम ली। पर करंट अपने आप थोड़ी फ्लो करना, ता इस रजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होना V, और इस V का I नाल की रिलेशन होना IR। किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन उस रजिस्टर च फ्लो कर रहे करंट के रेजिस्टेंस नाल V = IR। हुन देखो ये केड़ा करंट है पुत्र, स्टैटिक करंट है। अगर आप स्टार्टिंग वाला टॉपिक देखो तो ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ कि अगर चार्ज Q है तो Q ਨੂੰ IT लिख सकते हैं, तो जे Q ਨੂੰ IT लिख सकते हैं तो IT ਨੂੰ Q भी लिख सकते हैं। या मतलब जे मैनू कोई कहे भी इस रजिस्टर ਜਿਹਦੇ ਚ स्टैडी करंट आई फ्लो कर रहा फॉर टाइम टी, ਤਾਂ पूरे टाइम के दौरान कितना चार्ज फ्लो किया Q किया ना, किहदे बराबर तो लिख लो चार्ज flowing through resistor R within time t Q is equal to Q के लिए बराबर लिखूंगे IT, ठीक है। नंबर 2 का हम गल सुनिएगा, ये जो चार्ज है ये किधरों किधर जाएगा, A तो B वाल जाएगा कि B तो A वाल, A तो B वाल, क्योंकि करंट की डायरेक्शन A तो B है तो चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज भी A तो B जाएगा Q, ठीक है। अच्छा हुन A और B च ज़्यादा पोटेंशियल किहदा A दा और B दा घट है, लोअर पोटेंशियल है। तो ये आप फर्स्ट यूनिट च पढ़िया, जदों चार्ज हायर पोटेंशियल ते हुंदा पॉजिटिव चार्ज तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी हायर होंदी है। ਇਹਦਾ मतलब ये Q चार्ज जदों A ते है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा वा, जदों B ते पहुंचूगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी घट जाऊ। वो गई किथे, वो जिन्नी डिक्रीज हुई है पोटेंशियल एनर्जी है ना, वो पहला तो कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी ते कोलिजन करके वो काइनेटिक एनर्जी हीट च कन्वर्ट हो जाए। तो हुन लिख लो
passing through potential difference V, therefore decrease in potential energy, electric potential energy will be converted into increase in kinetic energy of free charges and then due to collisions finally becomes heat or thermal energy। वो कितनी होएगी? तो वो होएगी पुत्र H is equal to QV। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਰਜ पोटेंशियल डिफरेंस जो लगेगा तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी QV होएगी, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ये हमेशा याद रखना, ਜਦੋਂ कोई भी चार्ज पार्टिकल पोटेंशियल डिफरेंस जो लगेगा तो ਉਹਦੀ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना ਕੱਢਣੀ है, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस QV। बस काम खत्म हो गया। ਹੁਣ Q ਦੀ वैल्यू कितनी है ਤੇ V ਦੀ वैल्यू बड़ी गल है ना, जूल्स ला आ गया। तो फिर डिफरेंट फॉर्म्स कन्वर्ट करना दस्सिया सीगा। तो अलग अलग फार्मूलाज पता लग गया भाई। कौन लिखो फिर हेडिंग बना लो इलेक्ट्रिक अप्लायंस। इलेक्ट्रिक अप्लायंस केड़े केड़े होंगे हैं? ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਪਲਾਇੰਸ ਹੈ, ਹਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਪਲਾਇੰਸ? सारे ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ? फैन भी है, बल्ब भी है, फ्रिज भी है ना, एसी भी है, हीटर भी है, गीजर भी है। तो ਜਿਹੜੀ चीज बिजली ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਉਹ इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, ठीक है। पर अगली गल सुन लो, थोड़ा जा चेंज कर लेना उस ये थोड़ी जी जनरल स्टेटमेंट है ਜਿਹੜੇ बिजली ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ना। पर अगली गल ये है कि ਜਿਹੜੇ बिजली ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨਲੀ ਮੈਟਲਸ ਦੇ, मतलब ਜਿਹੜਾ डिवाइस ਜਿਹੜਾ ਅਪਲਾयंस ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਵਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ डिवाइस है।
ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਮੇਨਲੀ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਲੈਪਟਾਪ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਮੇਨਲੀ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਫਿਕਸਡ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ? ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ, ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਫਿਕਸ ਹੈ। तो जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है उनकी रेजिस्टेंस फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। पर अगली बात सुनिए, दो गल्लां हुण इत्थे आउणगीआं। किसी भी इलैक्ट्रिकल डिवाइस की रेजिस्टेंस फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, पर किसी भी इलैक्ट्रिकल डिवाइस के अक्रॉस कितनी वोल्टेज अप्लाई की गई, किसी भी डिवाइस च कितना करंट फ्लो किया, कितने भी डिवाइस ने एक्चुअली कितनी पावर कंज्यूम की, ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਲਬ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਬਲਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੀ ਹੋਏਗੀ ऑपरेटिंग वोल्टेज, ऑपरेटिंग पावर, ये आप मान लो नवा बल्ब खरीदया तो बल्ब ही नहीं, कोई भी इलैक्ट्रिकल डिवाइस है, अप्लायंस है ना, ਉਹਦੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪੱਤੀ ਜੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਮਾਰਕ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। तो वो ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਮਾਰਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਲਬ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੋਲਟੇਜ 220 ਵੋਲਟ ਤੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪਾਵਰ 100 ਵਾਟ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬਲਬ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ 220 ਵੋਲਟ ਸਪਲਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਇਸ ਬਲਬ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨੀ ਹੈ? 100 ਵਾਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ? ਪਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇਸ ਬਲਬ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ 200 वोल्ट वोल्टेज अप्लाई करता ना, 200 वोल्ट, तामी ये बल्ब चलेगा, पर फिर इसकी पावर कंज्यूम्ड 100 वाट तो घट होएगी। समझ आई गल? मतलब आ जिहड़ी स्पेसिफिकेशन है ये बेसिकली की हुंदी है कि आपां इस डिवाइस के अक्रॉस मैक्सिमम सेफ वोल्टेज कितनी लगा सकते हैं, ਉਹਦੀ लिमिटिंग वैल्यू है। असी ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਬਲਬ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ 230 ਵੋਲਟ ਵੋਲਟੇਜ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ डैमेज हो जाएगा। समझ आई गल? तो ये है स्पेसिफाइड वोल्टेज, मतलब जेडी मैक्सिमम सेफ वोल्टेज। इससे कम वोल्टेज ਇਹਦੇ ਘੱਟ ਵੋਲਟੇਜ ਲਗਾਈ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ
ਪਾਵਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਇਹਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਆਣੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਇਹ ਮੈਂ ਬਲਬ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕਡ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਰਕਡ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। जैसे कि हर जो अप्लायंस है उसकी अलग अलग होती है ऑपरेटिंग वोल्टेज, और जो पीछे सप्लाई आती है वो तो एक ही वोल्टेज आती है। नहीं नहीं देखो पुत्र, जिन्ने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है ना ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਲਿਖੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ 220 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 230 ਵੋਲਟ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਰੇਂਜ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕਡ ਵੈਲਿਊ ਸਿੰਗਲ ਹੀ ਆਏਗੀ ਨੂਮੈਰੀਕਲ 'ਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਵੋਲਟੇਜ 220 ਜਾਂ 230 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਦੀ ਏਸੀ ਦੀ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਵੋਲਟੇਜ ਸੇਮ, ਠੀਕ ਹੈ। तो क्योंकि जो ऑपरेटिंग वोल्टेज सेम नहीं ना होएगी फिर तक गड़बड़ हो जानी है। हाँ जे मान लो है पिछले भी 220 आती है। हाँ सप्लाई जड़ी आ रही सानू वो भी 220, ज़्यादा वोल्टेज कम था, वो तो फॉल्ट है ना पुत्र, पीछे से पीछे वो से तो कम फॉल्ट है। हाँ हम देखो वो एक्चुअली की करते हैं, मतलब 220 पे ये चलेगा। हाँ हाँ वो पैरेलल च है ना सारे लगे हुए। इस जिन्ने भी इलैक्ट्रिकल अप्लायंसेस है साडे घरां दे विच एक इन पैरेलल जुड़े हुए हैं। जिद्दां हुण मैं बेसिक बनावा भी आ साडे कोल आ रही है सप्लाई वोल्टेज, ये 220 वोल्ट है ना। तो हुण जे ये सारे डिवाइसेस सीरीज च हुंदे खराब नहीं, जो एक नूं बंद करना सीगा तो सारे बंद हो जाने ना, ये सारे पैरेलल च कनेक्टेड है। ये भी याद कर लेना भी सारे सी पैरेलल च कनेक्टेड है। तो पैरेलल दे विच वोल्टेज की रहंदी है, सेम रहंदी है, ठीक होगी गल। हुण ये जेडी पैरेलल दी वोल्टेज सेम रहंदी है, एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट इहदे विच की है पुत्र नहीं हो रहा, दो गल्लां च ध्यान नाल फर्क समझियो। जेडी वोल्टेज सप्लाई हो रही है सानू वो अल्टीमेटली कितने ना कितने पैदा हो ही रही है ना, कितने पैदा हो रही है पावर स्टेशन, है ना। तो हम पावर स्टेशंस कितने कितने है, जिदा भाखड़ा डैम ते भी है, तलवाड़ा डैम ते भी है, फिर बठिंडा च थर्मल पावर प्लांट्स है। तो इतना अलग अलग जगह ते पावर स्टेशंस है। अच्छा हुण सपोज करो हुण साडी जिहड़ी शहर की पावर सप्लाई है, सपोज एक जगह तो आ रही है ते वो पावर है सपोज 2 मेगावाट, ठीक है। हुण 2 मेगावाट पावर है, या आप इन्हू होर छोटा कर दीजिए ताकि साडे लिए कैलकुलेशन सौखी हो जाए। मान लो 2000 वाट है ना, बड़ा छोटा करता काम, तो इतनी पावर सप्लाई हो रही है, ठीक है। हुण जिहड़ा शहर है उन्होंने जो इन्नी पावर सप्लाई होएगी तो ये पावर जिहड़ी सप्लाई हो रही है इनू सप्लाई करते वक्त वोल्टेज जिहड़ी है वो कितनी है, इनू इदां मैं कर देना और सौखा हो गया। तो 220 वोल्ट वोल्टेज ते कितनी पावर सप्लाई हुई 2200 वाट, ठीक है। इसका मतलब करंट कितना मिलेगा, करंट कितना मिलेगा काट सकते पावर वोल्टेज आई
ਪਾਵਰ ਵੋਲਟੇਜ ਆਈ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪਾਵਰ ਵੋਲਟੇਜ ਆਈ ਦਾ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵੀ ਆਈ ऐसे करके लगाया ना याद रखना सोचना नहीं याद रखना तो आई कितना हो जो 10 एम्पियर ठीक है क्लियर अच्छा ਹੁਣ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਨਾ ਪੀਕ ਆਵਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ ਸਪਲਾਈ ਫਿਕਸਡ ਹੈ ਪਰ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਗਈ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਏਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਪਏ ਹਨਾ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਇਹ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਜੀ 220 ਵੋਲਟ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵੋਲਟੇਜ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ 200 ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 180 ਕਰ ਦੇਣਾ जो आप कहते हैं ना कई एरियाज ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਡਿਮ ਹੋ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਈਟ ਡਿਮ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਏਰੀਆਜ਼ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਈਆਂ ਵਾ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਹਰ ਏਰੀਏ 'ਚ ਨਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਗਾਇਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਡ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਐਵਰੇਜ ਲੋਡ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਘਰ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ 6 ਏਸੀ ਤੇ ਲੋਡ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਏ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਹੈ ਨਾ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਤੇ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਲਗਾਇਆ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਲੋਡ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 200 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੀ ਲੋਡ ਹੈ ਹਨਾ ਜਦ ਕਿ ਵਰਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ 500 ਕਿਲੋਵਾਟ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਵਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੋਲਟੇਜ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਘਟ ਜਾਣੀ ਹੈ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਡ ਪੈਣ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਪਲਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਨਾ ਪਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਗੜਬੜ ਕਰਕੇ ਵੋਲਟੇਜ ਵੱਧ ਗਈ ਫਲਕਚੁਏਟ ਕਰ ਗਈ ਔਰ ਵੱਧ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੋਲਟੇਜ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਵੀ ਏਰੀਏ 'ਚ ਵੋਲਟੇਜ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਪਲਾਈਐਂਸ ਸੜ ਗਿਆ ਘਰ ਦੇ ਹਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ ਜੇ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਲਟੇਜ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੋਈ ਗੱਲ तो ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਫਿਊਜ਼ ਵਾਇਰ ਲੱਗੀਆਂ ਵਾ ਸੁਣਿਆ ਕਦੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ कनेक्शन हाँ तो ये फ्यूज वायर खास मटेरियल दी बनी हुंदी है अलॉय दी तो उस अलॉय दी जेडी वैल्यू है वो इतना एडजस्ट कीती है भी ਉਹਦੀ करंट रेंज डिसाइड कीती हुंदी ਤਾਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪਿੱਛੋਂ ਸਪਲਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਫਿਊਜ਼ ਵਾਇਰ ਦੀ ਕਰੰਟ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 10 ਐਂਪੀਅਰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਫਿਊਜ਼ ਵਾਇਰ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10 ਐਂਪੀਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਊਜ਼ ਸੇਫ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰੰਟ ਵੋਲਟੇਜ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕਰੰਟ ਵੱਧ ਗਿਆ 10 ਐਂਪੀਅਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰੰਟ 10 ਐਂਪੀਅਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਫਿਊਜ਼ ਵਾਇਰ ਮੈਲਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਹੀਟ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੈਲਟ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਪਲਾਈਐਂਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਸੇਫ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਸਟਲੀ ਅਪਲਾਈਐਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਫਿਊਜ਼ ਵਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਲਟੇਜ ਆ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਊਜ਼ ਵਾਇਰ ਦੇ ਮੈਲਟ ਹੋਣ ਤੇ ਅਪਲਾਈਐਂਸ ਸੇਫ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਪਲਾਈਐਂਸਿਸ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਸਟਲੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲੀ ਸਮਝਣਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਵੋਲਟੇਜ ਮਾਰਕਡ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਪਲਾਈਐਂਸ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਹਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸੇਫ ਵੋਲਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਅਪਲਾਈਐਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਪਾਵਰ ਹੈ
ਉਹਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸੇਵ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੋਲਟੇਜ ਤੇ ਪਾਵਰ ਚੋਂ ਤੇ ਕਰੰਟ 3 ਤੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ 4, ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਚ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ ਹੁਣ। ਉਹ ਆਇਆ ਦੇਖੋ, अगर आ साडे कोल इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है और ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਰਕਡ ਵੈਲਿਊ ਹੈ V ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, मैक्सिमम सेफ, हाँ मैक्सिमम सेफ वोल्टेज। ते P का मतलब की है, ऑपरेटिंग पावर। हाँ तो गल सुनो, ते आ है सप्लाई वोल्टेज। सप्लाई वोल्टेज, तो देखो सप्लाई वोल्टेज का सिंपल मैं की लिखा, जबकि मार्क्ड वैल्यू की लिखी V, ते कल्ला P की है पावर। तो हुन अगर मैनू कोई कहे, सुनो, अगर मैनू कोई कहे मैनू ना किसी भी अप्लायंस की मार्क्ड वोल्टेज ते पावर पता होए, तो मैं इस अप्लायंस की जिहड़ी रेजिस्टेंस है वो पता कितना कढनी है, तो पावर होंगी है V² बाय R, ते R हो गई बाय P। गल सुनियो, हुण गल नूं जिहड़ा मैं समझाना चाह रहा ते तुहानूं समझ आनी चाहिए, बड़ी जरूरी। इत्थे एक वोल्टेज V है, एक VS है, दोनों च की फर्क है, सप्लाई है और एक हाँ एक लिखी हुई सेफ वोल्टेज है, एक जिहड़ी एक्चुअली आ रही है। तो जदों आपां रेजिस्टेंस कढनी है ना, तो ਉਹਦੇ फार्मूला च मैं केड़ी V यूज कीती, सप्लाई। तो मैं केड़ी यूज कीती है, मार्क्ड वाली। समझ आई गल है ना, इन्ना रोशनी च भी नहीं नजर आंदा। देखो तो आप स्पेशली ताई तो डायग्राम इदा बना के तुहानूं दस्सिया भी बड़ा जरूरी है। दूजी गल, किसी भी अप्लायंस का जिहड़ा मैक्सिमम सेफ करंट है वो भी आपां कित्थों पढ़ लेना, आई लिख लेना, मैक्सिमम सेफ करंट लिख लिया करो। अच्छा ये भूल जानी गल 2 मिनट की। वही दस देना बिजली का बिल कितना ज्यादा घट है। इधर देखो पुत्र सुनो, अच्छा आ हो गया थोड़े कोल मार्क्ड वैल्यूज दित्तियां होण, तो मार्क्ड वैल्यू तो जे मैनू मार्क्ड वोल्टेज ते मार्क्ड पावर दित्ती होए तो मैं रेजिस्टेंस ते मैक्सिमम सेफ करंट उत्थों निकालना है ना। अच्छा हुण इधर आ जाओ, सप्लाई वोल्टेज का की काम है। सप्लाई वोल्टेज का काम है ਉਹਦੇ ਤੋਂ मैं एक्चुअल पावर कंज्यूम्ड कि जेड़ा अप्लायंस है उन्हें कितनी पावर कंज्यूम करनी है वो कर सकते हैं। एक्चुअल पावर कंज्यूम्ड, पावर इज इक्वल टू
ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਡਾਊਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਨਾ। ये जो resistance है ये तो ideal case में है ना, अगर voltage supplied marked value से कम होगी तो resistance भी तो change होगी। ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਨਾ ਪੁੱਤ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, Constant तो P ਫਿਕਸਡ change ਹੈ, होगी। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਡ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। Power consumed तो V भी कम होगा। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ V ਘਟੇਗੀ ਆ ਵੀ ਘਟ ਜਾਏਗੀ, ਆ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹੇਗੀ। तो ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਬੇਟਾ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਪਲਾਈਐਂਸ ਹੈ, तो चाहे ਉਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਵੋਲਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਕਸ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿਉਂ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। तो ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੰਟ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆ ਏਸੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਰੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਰੇਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੰਪਰੈਸਰ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। तो ਚਾਹੇ ਵੀ ਏਸੀ ਦੀ ਹੁਣ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਏਸੀ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ 1.5 ਟਨ ਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ 2 ਟਨ ਦਾ, ਕੋਈ 1 ਟਨ ਦਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੂਲਿੰਗ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਪਰੈਸਰ ਨੂੰ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿ ਕੰਪਰੈਸਰ ਨੂੰ ਵਰਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਵਰਕ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੂਲਿੰਗ ਕਰੇਗਾ। तो इट मीन्स क्योंकि P is equal to VI, तो चाहे V सारे अप्लायंसेस ਲਈ कांस्टेंट है, पर I की है ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ डिफरेंट चाहिए। तो इस करके ਉਹਨਾਂ ਦੇ प्रोडक्ट ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ ਸਭ ਦੀ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਏਗਾ। बट ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਲਾयंस ਦਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਪਲਾਈ, ਇੱਕ ਹਾਂ। तो ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕਡ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸੇਵ ਕਰੰਟ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜਾਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਕਾਹਦੇ ਕੰਮ ਆਊਗੀ, ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਅਪਲਾयंस ਪਾਵਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰਿਐਲਿਟੀ 'ਚ, ਉਹ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੰਮ ਆਏਗੀ ਸਪਲਾਈ ਵੋਲਟੇਜ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਅਪਲਾयंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਚੁਅਲ ਕਰੰਟ ਫਲੋਇੰਗ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਏਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਂ, ਏਸੀ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਓ ਹੈਗਾ ਸਟੈਡੀ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲ ਲਿਖ ਲਓ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ VS/R। और इधरों गल समझ आइयो, आ देखो कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स बड़ियां इजी नहीं आईयां, बट इनू ध्यान रखो कि जिस अप्लायंस की पावर ज्यादा होगी ओदा रेजिस्टेंस घट होनी है, समझ गए। जिस अप्लायंस की पावर ज्यादा रेजिस्टेंस घट, जिहदी पावर घट ओदी रेजिस्टेंस ज्यादा। फार्मूला दसी जा रहा है सारा कुछ क्लियर।